हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो हमने कल कुछ पढ़ लिया था कि हिंदी भाषा का विकास थोड़ा बहुत कैसे हुआ, हिंदी भाषा के इतिहास और संस्कृत काल के बारे में जान लिए थे। अब हम संस्कृत का कालक्रम जानेंगे। ओके, संस्कृत का कालक्रम जानेंगे। इसका समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ओके, तो ये इसका कालक्रम है। ठीक है, संपूर्ण इसका ये समय है ये। अब हम इसको वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बांटते हैं। ओके, अब हमने इसको बांटा वैदिक संस्कृत। ध्यान से देखिएगा, वैदिक संस्कृत और ये है लौकिक संस्कृत। ओके, ये हमने दो भागों में इसका विभाजन कर दिया। ठीक है, अब इसकी समयावधि क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ओके, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ओके, और ये हो गई 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ओके, हमने संस्कृत के कालक्रम को दो भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। ठीक है, वैदिक संस्कृत हमारी है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत है 1000 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत में क्या क्या आ सकता है और लौकिक में क्या आ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है वैदिक संस्कृत में जो है इसमें ब्राह्मी लिपि की प्रधानता होती है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, कि ऋग्वेद जो है ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया था, ब्राह्मी लिपि की प्रधानता। ओके, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ब्राह्मी लिपि की प्रधानता हो गया। ठीक है, और आगे हमने देखा कि इसमें चारों वेद जो हैं, इन चारों वेद होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें वेद संहिता कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, इन सारे चारों वेदों को हम क्या कहते हैं? वेद चार होते हैं, याद रखिएगा, 1 2 3 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। ठीक है, इन चारों वेदों को हम संहिता कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, ये चारों वेद वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और वैदिक संस्कृत में को देववाणी माना गया है। ठीक है, इसमें देववाणी भाषा, ये जो वैदिक संस्कृत है ये देववाणी है, यानी कि इन्होंने कहा गया कि देव की भाषा है, यानी देव की वाणी है। ओके, हमने पहले भी आपको बताया था कि ये आर्यों ने इसे बताया था। ओके, तो इन्होंने इस वैदिक संस्कृत को देववाणी माना गया है। अब हम आ जाते हैं लौकिक संस्कृत पे। लौकिक संस्कृत क्या थी? हमारी ब्राह्मणों की भाषा थी। क्या थी? ब्राह्मणों की भाषा थी लौकिक संस्कृत, ब्राह्मणों की भाषा। ओके, ब्राह्मणों की भाषा थी। और आगे है क्या है? इसमें देवनागरी लिपि की प्रधानता थी। ठीक है, इसमें क्या थी? देवनागरी लिपि की प्रधानता थी। देवनागरी लिपि की प्रधानता थी और ये ब्राह्मणों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती थी। ओके, इसे क्या कहते हैं? ब्राह्मणों की भाषा थी देवनागरी लिपि। ठीक है, अगला क्या है? रामायण, महाभारत, पुराण और उपपुराण सब लौकिक संस्कृत में ही आता है। रामायण, महाभारत, पुराण और उपपुराण। ओके, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता, इसका पुराना नाम ये एग्जाम में पूछता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। ठीक है, अब फिर से हम एक बार देख लेते हैं। हमने संस्कृत के कालक्रम को विभाजन किया 1500 से 500 ईसा पूर्व में, दो भागों में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में वैदिक संस्कृत, 1000 से 500 ईसा पूर्व में लौकिक संस्कृत हो गई। ठीक है, अब वैदिक संस्कृत में क्या है? ब्राह्मी लिपि की प्रधानता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछे कि वैदिक संस्कृत में कौन सी लिपि की प्रधानता है तो ब्राह्मी लिपि बता सकते हैं आप। इसमें चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसे संहिता कहा जाता है। ठीक है,
और ये है देववाड़ी से वैदिक संस्कृत को देववाड़ी माना जाता है, देवताओं की भाषा माना जाता है, ठीक है। फिर अगला आता है लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ब्राह्मणों की भाषा इसे माना जाता है, देवनागरी लिपि की प्रधानता होती है इसमें, इसी के अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण और उपपुराण आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संस्कृत का कालक्रम, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। और जो है एक चीज़ और, जो वैदिक संस्कृत है इसे हम क्लिष्ट या जटिल भाषा कहते हैं। देववाड़ी तो कहते ही हैं, क्लिष्ट और जटिल भाषा भी कहते हैं। यहाँ लिख लेते हैं क्लिष्ट और जटिल भाषा, ओके। देववाड़ी तो कहते हैं, साथ में क्लिष्ट और जटिल भाषा भी कहा जाता है। इनको लोग का ये मानना था कि केवल उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है। सारी भाषाएं जो हैं ये उच्च वर्ग द्वारा बोली जाती हैं, उच्च वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। ये सारी भाषा उच्च वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। ओके, एक बार और देख लीजिए। देववाड़ी को क्लिष्ट भाषा और जटिल भाषा भी कहते हैं। ये माना जाता था कि ये उच्च वर्ग द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, इन्होंने ऐसा माना था, ओके। और ये जो लौकिक संस्कृत है ये ब्राह्मणों की भाषा थी, तो ये जान ही गए आप, ठीक है। इसके बाद एक नई भाषा और आई थी, पाली भाषा। अब हम देखते हैं पाली भाषा क्या होती है, ठीक है। देववाड़ी और ब्राह्मणों की भाषा, ये सब के अलावा एक और भाषा आई थी, पाली भाषा। अब हम देखते हैं पाली भाषा क्या होती है, आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पाली भाषा क्या होती है। अब देखते हैं पाली भाषा का कालक्रम क्या बता दिया गया है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, ओके। 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक क्या बताया गया है, इसका कालक्रम बताया गया है, ओके। जो पाली भाषा है ये पल्ली से बना है, ओके। जो पाली भाषा है ये किससे बना है, पल्ली से बना है। किससे, ये पल्ली से बना है, ओके। पल्ली से बना है। पाली भाषा जो है पल्ली से बना है, ठीक है। और जो इसका अर्थ होता है, पल्ली का अर्थ होता है ग्राम या ग्रामीण, ठीक है। जो पल्ली है इसका पल्ली का अर्थ होता है ग्राम या ग्रामीण, ये याद रखिएगा, ओके। ग्राम या ग्रामीण। तो अब हम फिर से देखते हैं एक बार। पल्ली जो है, पाली जो है पल्ली भाषा से बना है, पल्ली से बना है, सॉरी पल्ली भाषा नहीं, पल्ली से बना है। और पल्ली का अर्थ होता है ग्राम या ग्रामीण, ओके। तो जो पाली भाषा है इसे प्रथम ग्रामीण भाषा माना गया था, ठीक है। क्या माना गया था कि प्रथम ग्रामीण भाषा है, पाली भाषा को माना गया प्रथम ग्रामीण भाषा है। और ये भारत की देसी भाषा भी प्रथम इसे माना गया, ठीक है। इन्होंने कहा गया कि भारत की देसी भाषा है, ठीक है। प्रथम देसी भाषा किसकी माना गया था, भारत की माना गया था कि प्रथम देसी भाषा है ये, ठीक है, भारत की। और इसे प्रथम राजभाषा, भारत की प्रथम राजभाषा भी माना गया पाली भाषा को। पाली को प्रथम जनभाषा भी माना गया भारत की, ओके। भारत की जनभाषा भी माना गया। और बौद्धिक भाषा या बौद्धों की भाषा थी, है क्या कह सकते हैं, बौद्धिक भाषा या बौद्धों की भाषा। बौद्ध जितने भी बौद्ध थे ये पाली भाषा ही का प्रयोग करते थे, बौद्ध की भाषा, ओके। बौद्धिक भाषा या बौद्ध की भाषा। और त्रिपिटक भी जो लिखा गया था वो त्रिपिटक भी पाली भाषा में ही लिखा गया था। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। नाम लिख देते हैं, विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये सब पाली भाषा में, ओके, पाली भाषा में, ओके। बौद्धिक भाषा या इसे बौद्धों की भाषा बोला जाता था, बौद्धों की भाषा, ओके। और इसे त्रिपिटक जो भी है इसी भाषा में था, ठीक। और फिर जो आगे है प्राकृत भाषा की प्रथम अवस्था कौन सी थी, पाली भाषा, पाली भाषा, ओके। ये भोला शंकर तिवारी ने कहा था, ओके, कि प्राकृत भाषा की प्रथम अवस्था क्या है, पाली भाषा है। और एक थोड़ा सा और बता देते हैं आगे, फिर आगे हम देखते हैं। इन्होंने कहा था कि प्राकृत भाषा की प्रथम अवस्था पाली भाषा है। उन्होंने प्राकृत भाषा की द्वितीय अवस्था क्या बताई थी, देखते हैं। प्राकृत भाषा की द्वितीय, प्राकृत भाषा की द्वितीय अवस्था इन्होंने प्राकृत ही बताई थी, ओके, याद रखिएगा। और प्राकृत भाषा की तृतीय भाषा, प्राकृत भाषा
की तृतीय अवस्था, और जो प्राकृत भाषा की तृतीय अवस्था इसे अपभ्रंश को बताया था इन्होंने, अपभ्रंश। ओके, ये जो तीनों चीज़ें बताई थी ये डॉक्टर भोला शंकर तिवारी ने बताई थी। इसको लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है। डॉक्टर भोला शंकर तिवारी, ठीक। इन्होंने कहा था प्राकृत भाषा की प्रथम अवस्था पाली भाषा है, प्राकृत भाषा की द्वितीय अवस्था प्राकृत भाषा है, और प्राकृत भाषा की तृतीय अवस्था जो है वो अपभ्रंश है। तो ये याद रखिएगा। तो हमने क्या पढ़ लिया? पाली भाषा। ओके, पाली के बाद हम कौन सी भाषा पढ़ते हैं? पाली के बाद हम पढ़ते हैं प्राकृत भाषा। ओके, जो बौद्ध धर्म था वो पाली भाषा में, और जो जैन धर्म होगा वो प्राकृत भाषा में। तो हम आगे देखते हैं प्राकृत भाषा। ओके, अब हम देखते हैं प्राकृत भाषा काल। ठीक है, प्राकृत भाषा काल, पहले हमने वो पाली भाषा काल पढ़ा, निकाल नहीं लिखा था। इसकी जो समयावधि होती है ये 1 शताब्दी से 500 ईस्वी तक, इसकी समयावधि क्या है? 1 शताब्दी से 500 ईस्वी तक है। और प्राकृत जो है, प्रकृति शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्राकृत की उत्पत्ति जो है, प्राकृत की उत्पत्ति प्रकृति शब्द से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकृति शब्द से। ओके, प्रकृति शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये जो भाषा है ये श्रीलंका में बोली जाती थी। ठीक है, अब देखते हैं हम अशुद्ध संस्कृत, इसको क्या बोलते हैं? प्राकृत भाषा को अशुद्ध संस्कृत भाषा बोला जाता है, द्वितीय पाली भाषा बोला जाता है, याद रखिएगा ये। इसे मलेच्छों की भाषा बोली जाती है, और जैन धार्मिक ग्रंथों की भाषा, जितने भी जैन धार्मिक ग्रंथ हैं सभी प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो प्राकृत भाषा का काल क्या है? 1 शताब्दी से 500 ईसा पूर्व ईस्वी तक। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति प्रकृति शब्द से हुई है। प्राकृत भाषा को अशुद्ध संस्कृत बोलते हैं, और द्वितीय पाली भाषा बोलते हैं, मलेच्छों की भाषा बोलते हैं, जैन धार्मिक ग्रंथों की भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, हमने वैदिक संस्कृत काल पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने दूसरा काल हमारा स्टार्ट हुआ पाली भाषा काल, फिर ये प्राकृत भाषा काल, फिर अगला है अपभ्रंश काल। ठीक है, अपभ्रंश काल, इसकी समय है 500 से 1500 ईसा पूर्व। ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम कल खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसके अर्थ होता है टूटी फूटी भाषा, भ्रष्ट भाषा, गिरी हुई भाषा, बिगड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा, यही सब बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? अपभ्रंश यानी भ्रष्ट भाषा। अर्थ इसका टूटी फूटी भाषा। ठीक है, टूटी भाषा लिख देते हैं। ठीक है, क्या बोले? टूटी भाषा, भ्रष्ट भाषा, गिरी हुई भाषा, भ्रष्ट भाषा, गिरी हुई भाषा, खिचड़ी भाषा। ओके, बिगड़ी भाषा, फिर खिचड़ी भाषा, बिगड़ी भाषा, और क्या बोलेंगे? खिचड़ी भाषा। ओके, तो इसे इन सब नामों से जानते हैं। तो ये जो खिचड़ी भाषा है ये श्याम सुंदर दास ने इसे कहा था। ठीक है, खिचड़ी भाषा, खिचड़ी मैंने लिख दिया, खिचड़ी भाषा, इसे कहा था श्याम सुंदर दास ने। याद रखिएगा कि अपभ्रंश को खिचड़ी भाषा किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने कहा था। ओके, एक बार हम और देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा को टूटी भाषा, भ्रष्ट भाषा, गिरी हुई भाषा, बिगड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा। ठीक है, खिचड़ी भाषा किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था। तो ये याद रखिएगा। अभी हमने इसका केवल नाम जाना है, बाकी हम डिटेल इसका कल पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। और अगर कहें हिंदी क्या है, हिंदी एक, अच्छा हम इधर लिख के बताते हैं आपको। अपभ्रंश हम कल पढ़ेंगे, आज हमने केवल अर्थ जाना है। ठीक है, एक चीज़ और आप याद रखिए, हिंदी जो है ये एक वियोगात्मक भाषा है। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, वियोगात्मक भाषा है। ओके, और जो संस्कृत है ये संयोगात्मक भाषा है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, पिछले साल टेट में किसी में पूछा गया, संस्कृत का क्वेश्चन था ये, कि संस्कृत क्या है? वियोगात्मक भाषा है, वो हिंदी वियोगात्मक भाषा है, संस्कृत जो है संयोगात्मक भाषा है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, और हमारी ये पूरा कंप्लीट देखने के लिए पिछली क्लास भी देख लीजिएगा, वीडियो उसमें भी है। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पूरा एक कालक्रम में चलता रहता है तो सही लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।